हमारे अपने दोस्तों ने, अपने साथियों ने हमसे बात करना छोड़ दिया डर की वजह से। मुझे याद है कुछ दोस्त हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, हमारे दोस्त रहे हैं। मैं चूँकि वो ऐसा लगता था कहीं हमें भी ना ले जाए। वो इतना था, यकीन माने कि हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया कि भाई ये मैंडेट की लड़ाई है। तरहेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से ताहिर सईद को मैंडेट नहीं मिला, इसीलिए ताहिर सईद ने पीडीपी को छोड़ा। हालांकि बड़ा ही टफ डिसीजन था मेरे लिए, एक ऐसे घर को छोड़ना जहां मेरे अपने दोस्त हों, अपने रफ़ीक हों, अपने साथी हों, जिनके साथ अच्छे बुरे वक़्त में साथ रहे हों। ये जो लोग थे, बिजनेस तबका जो हमारा था, इस तबके ने सबसे पहले पीडीपी को छोड़ दिया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पार्टी में कि एक बंदे को पहचाना जा सके, उसके जो इंटेंशंस हैं उनको पहचाना जा सके कि ये किस लिए पार्टी में आ रहा है। आइडिया पीडीपी जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। महबूबा जी ने मेहनत की है, मुफ्ती साहब ने मेहनत की है, ये ज़िंदा रहना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की। कारोबारी लोग हैं, उनका एक एंटरटेनमेंट भी होता है, उनका अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए भी होता है। जब आप उनको लाते हैं तो उससे पॉलिटिक्स का रियल पर्पस जो है वो सर्व नहीं होता है। टेक्नोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स को जो पॉलिटिकल स्पेस ज़्यादा मिली, पीडीपी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ से बंदा ज्वाइन करता था तो उसको माला पहनाई जाती थी एंड विद इन 1 मिनट उसके हाथ में मैंडेट स्लिप दी जाती थी। लीजिए जनाब, ये आपके एक तरफ माला और एक तरफ मैंडेट स्लिप, एक तरफ माला और एक तरफ मैंडेट स्लिप। अब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। क्यों थाम लिया? जिस पार्टी के खिलाफ आप कल तक नेशनल टेलीविज़न पर उनके खिलाफ बोलते थे, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ आप बोलते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे उनके पॉलिसीज़ के, आज वो पॉलिसीज़ कैसे अच्छी होगी? आज आपको ऐसा क्या लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए? देखिए, मैं यहाँ हालात ऐसे ख़राब हुए कि इतने साल से कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि इस अंधेरे से निकालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको एक ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में पास करके दे दी। वो एक मोहर है, आप माने या ना माने, लेकिन एक चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक नुमाइंदा असेंबली ने ऑटोनॉमी पर अपनी मोहर लगाई है। दैट्स अ डॉक्यूमेंट राइट नाउ। आज का जो आपका फैसला लिया गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं लिया गया है। वो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने नहीं लिया है, वो पार्लियामेंट ने लिया है। और पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश के किसी एमपी ने लिया है, उड़ीसा के किसी एमपी ने लिया है, उत्तर प्रदेश के किसी एमपी ने लिया है। हम उसमें शरीक नहीं थे। इंजीनियर रशीद की वेव जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जनरल इलेक्शंस में उन्होंने बहुत अच्छा किया, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने लीड लिया। तो अभी आप इंजीनियर रशीद को कैसे देखते हैं? क्या वो वेव बरकरार रहती है या वो जो इमोशनल टच था कहीं ना कहीं उसमें फीकापन नजर आ रहा है? कैसे देखते हैं? देखिए, कबीर अहमद शाह साहब को जेल से रिहा किया गया था तो शाह साहब ने लाल चौक में तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों को खिताब किया था। अखबार आते तो इतना वो वेव शेव का किस्सा भी नहीं था। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया तो उनको यहाँ श्रीनगर पहुँचते पहुँचते 5 दिन लग गए। इतना उनका इस्तिकबाल जगह जगह हो गया। अब एक शख्स सिर्फ 3 महीने पहले 5 लाख वोट लेके आया है और 3 महीने के बाद जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वहाँ उसको 5000 लोग जमा हो जाते हैं। कि खुदारा जज्बात में मत भाइए। हमने जज्बात में आकर कई फैसले लिए, हमने खमियाजा भुगता। सईद अल्ताफ बुखारी से। मगर जब आप पीडीपी में थे, आप उस वक्त पीडीपी में थे, तो आपका अलायंस उनके साथ था, तब आपको नहीं लग रहा था कि देखिए मैं बीजेपी की और पीडीपी के अलायंस को ना डिफेंड करूंगा। मैंने आप मानते हैं? आप इतना मैं सुनना चाहूंगा क्या वो ब्लंडर थी पीडीपी? देखिए, मैं इंजीनियर रशीद साहब को जब छोड़ा जा रहा है, किस टाइमिंग आप देख लीजिए, किस टाइमिंग पे उनको छोड़ा जा रहा है और वो आके ही वहां से क्या करते हैं, वो लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मतलब जेल से निकलते ही भाई आप रिकन्सिलेटरी अप्रोच इख्तियार करो। आप बोलो उमर साहब को, महबूब जी को, चलो ठीक है जी, हम सबको वोट मिले हैं, हम सबको मिला के 20 लाख वोट मिले हैं, आइए हम मिलकर काम करते हैं। इंजीनियर रशीद साहब पहले वजाहत करें उनका आइडियालॉजी के, वही मैं आपको कह देखिए। इंजीनियर रशीद साहब वहाँ आए, अपने अपोनेंट सजाद साहब, उमर साहब, महबूब जी, उनके खिलाफ गालियाँ देने, उनके खिलाफ बयाना देने के बगैर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाला शख्स ताहिर सईद, जो रिसेंटली खबरों में आ गया था, वो मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं।
आज हम इनके साथ बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो पे, जिस तरीके के हालात पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है और साथ साथ में असेंबली इंतखाबात किस तरफ मुड़ने वाला है उस पर भी बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल रहेगा कि रिसेंटली आपने पीडीपी का दामन छोड़ लिया और आपने किनारा किया, क्यों किया, क्या हुआ ऐसा कि आपने 10 साल की मेहनत को एक साथ में बहा दिया? देखिए, तकरीबन 10 साल तक मेरा एक सफ़र एक रहा पीडीपी के साथ। हालांकि बड़ा ही टफ डिसीजन था मेरे लिए, एक ऐसे घर को छोड़ना जहां मेरे अपने दोस्त हों, अपने रफ़ीक हों, अपने साथी हों, जिनके साथ अच्छे बुरे वक़्त में साथ रहे हों। लेकिन बहरहाल एक फ़ैसला लेना पड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब 2019 के बाद या खासकर 2018 के बाद जब पीडीपी बीजेपी की सरकार जो गिरी थी, तो उसके बाद अक्सर बेशतर लोग जो है वो तंजीम को छोड़कर चले गए थे। तो एक आम सी एक फीलिंग थी कि तंजीम में कि जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको सियासत में प्रोमिनेंस देना, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना, उनको पॉलिटिक्स में लाना एक गलत डिसीजन था। आप मानते हैं कि ये ब्लंडर? एक आम सी एक फीलिंग थी, क्योंकि जो बिजनेस क्लास होता है, जो बिजनेस करना अच्छी बात है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन का जो बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, जब वो सियासत में आता है, वो अपने पॉलिटिकल पावर को सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने पर्सनल मफाद के लिए कोई पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं? वो कोई, देखिए, सियासी लोग अलग होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सियासत में लोग रहे हैं, बड़े बड़े कदावर शख्सियत जो रही हैं, वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो कारोबारी शख्स नहीं थे, वो अवाम की खिदमत की नीयत से, एक नेशन बिल्डिंग की, उस एक कौम की तामीर की नीयत से वो आए थे। तो फिर मतलब जब यहाँ पीडीपी बनी तो हालात कुछ मुख्तलिफ थे। उन हालात में मैं कहता हूँ कि अरबी में एक लफ्ज़ है कि कहतो रिजाल, कि इंसानों की कमी भी थी, क्योंकि लोग सियासत से दूर भी भागते थे। तो उस वक़्त एक बिज़नेस तबका जो है वो सामने आ गया। तो जब वो लोग सियासत में आते हैं, उनको पॉलिटिकल पावर मिला, तो उन्होंने अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखा। तो जब पीडीपी की सरकार चली गई और उसके बाद जब 2019 का एक सियासी सान्या पेश आया, तो ये जो लोग थे, बिजनेस तबका जो हमारा था, इस तबके ने सबसे पहले पीडीपी को छोड़ दिया, किनारा किया। यहाँ इन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया, पीडीपी से ये दूर चले गए। और आम सी फीलिंग एक यही थी कि इन लोगों ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया। वो फिर पीडीपी में वो लोग रहे जो नौजवान थे, यंग थे, और हमारा एक ऑलवेज एक ओपिनियन एक ये था कि हम चाहते थे कि एक ऐसी पीडीपी बने जो स्ट्रांग हो, जो बुनियादी सतह से स्ट्रांग हो, जो नज़रियाती तौर पर पार्टी के साथ वाबस्ता हो। वो लोग नहीं जो यहाँ से आके कुर्सियों पे बैठ जाएं, वो लोग जो सोच के साथ, जो पीडीपी की सोच के साथ हों, क्योंकि जो लोग सोच के साथ होते हैं वो टफ टाइम में भी फिर दूर नहीं होते हैं। तो अगर आप देखेंगे पार्टी में कुछ लोग थे, मतलब पीडीपी में जो बड़े लीडर थे, तो वो पीडीपी की सोच के साथ है, मुफ्ती साहब के साथ रहे, मैडम के साथ रहे। उन्होंने जब टफ टाइम में, मुझे मालूम है, उनको भी हरास किया गया, उन पर भी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग तंजीम से दूर नहीं भागे, बल्कि उन्होंने महबूब जी का साथ दिया। और फिर जब इलेक्शन करीब आते गए, हाल ही में हमने क्या देखा कि जो लोग थे, जो टीम थी, जो हमने नई टीम एक तैयार की थी, अक्सर बेशतर ये हमारा ये था कि भाई जो लोग तंजीम में से भागे हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और महबूबा जी भी अक्सर कहा करती थी कि इन्होंने जी गद्दारी की, अब इनके दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। और अगर किसी, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पार्टी में कि एक बंदे को पहचाना जा सके, उसके जो इंटेंशंस हैं उनको पहचाना जा सके कि ये किस लिए पार्टी में आ रहा है? जिस तरीके से आप भी एक बड़े पोस्ट पे रहे हैं, आपका एक बड़ा मतलब वैल्यू था पार्टी में, क्या ऐसा नहीं देखा जाता पार्टी में? नहीं, देखिए, वही तो बदकिस्मती है कि ये चीज़ कोई नापने का कोई आला नहीं है। लेकिन तंजीम में मैं कहता हूँ कि जब सब लोग भागे, एक टफ टाइम, मुझे याद है इरफान साहब, कि हमारे अपने दोस्तों ने, अपने साथियों ने हमसे बात करना छोड़ दिया डर की वजह से। मुझे याद है कुछ दोस्त हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, हमारे दोस्त रहे हैं। मैं, चूँकि ऐसा लगता था कहीं हमें भी ना ले जाए। वो
इतना था, यकीन माने कि हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। इतना डर इतना का मुझे माहौल। याद है कोविड के दौरान एक ऑफिसर था, मेरा ज़बरदस्त दोस्त था जी। किसी की हेल्प के लिए मैंने उसको 4 बार फ़ोन किया, नॉर्मल कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुझे कॉल किया, प्लीज़ कॉल मी ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट किया, प्लीज़ कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। तो मुझे याद है इतना दबाव था, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता था। जब हम यहाँ पर कुपवारा में मैं आया, मैंने सोचा कि यहाँ पर तंजीमी सतह पर हम पार्टी को ज़िंदा रखेंगे, मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ पर ऐसे लोग थे, ऐसे लोग भी कुछ मुझे मिले जिन्होंने, मैं एक शख्स के, एक बार आजकल वो बहुत यहाँ पॉलिटिकल एक्टिव है, मैं घर गया, आपने किसी ने मत आपको देखा मेरे घर आते हुए? मैंने कहा क्यों? ऐसी सिचुएशन थी। हाँ, ऐसी सिचुएशन, मतलब आप यकीन नहीं करें, बड़ा मतलब कभी बहुत दुख होता है कि किस सिचुएशन में हमने उस वक्त ये कहा कि आइडिया ऑफ पीडीपी जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। महबूबा जी ने मेहनत की है, मुफ्ती साहब ने मेहनत की है, ये ज़िंदा रहना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जब इंतखाबात नज़दीक आए तो हमने देखा कि वही लोग जो सड़कों पर थे महबूबा जी के साथ, जो जेल भी गए, जिन्होंने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। मेरे एक दोस्त हैं एजाज़ अहमद मीर, MLA थे वची से, जैनपुरा से। मतलब मैं जानता हूँ कि उस पर क्या बीती। उसको घर से निकाला गया, गवर्नमेंट अकोमोडेशन से निकाला गया। वो कभी उसकी वाइफ एक जगह रहती थी अपने मैके में, वो बेचारा किसी एक कमरे में रहता था। माँ बेचारी अकेली कहीं और रहती थी। उसने क्या क्या नहीं सहा उसने। अच्छा, रिसेंटली जब आया तो बेचारे का मैंडेट भी चला गया। उसके मतलब वो लोग, नौजवान यंग था, उसने भी ये कहा कि मैं महबूबा जी मेरी बहन है, इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सुहेल है, बुखारी साहब। तो कुल मिला के क्या ये मैंडेट पर इशू हो गए? क्योंकि जब आपका रिजाइन सामने आया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया कि भाई ये मैंडेट की लड़ाई है। तहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से ताहिर सईद को मैंडेट नहीं मिला, इसीलिए ताहिर सईद ने PDP को छोड़ा। हालांकि आपने ये भी कहा कि मैं उस वक्त PDP के साथ खड़ा रहा जब सारे भाग गए थे। तो क्या ये मैंडेट की लड़ाई? नहीं, देखिए बात मैंडेट की नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा ना, मेरे लिए महबूबा जी आज भी बहुत मोहतरम हैं, जैसे पहले थी। बड़ी इज्जत है मुझे उनकी। फिर नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, देखिए लड़ाई जो है, जो दूरियां जो हुए, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है कि हम आने वाले 5 साल में हम तंजीम को इस तरह से बिल्ड करेंगे जी, उसमें हम नए लोगों को लाएंगे, उनको जगह देंगे, उनको ग्रूम करेंगे। मैंडेट की बात नहीं होती। मतलब अगर मैं ताहिर सईद इलेक्शन लड़ता, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं ताहिर सईद में इलेक्शन लड़ता किसी कानून से, शायद मैं ना जीत पाता आज के टाइम पे। लेकिन पार्टी का जो एक अपना एक कैडर एक वहाँ पर एक खड़ा होता, और आपके अपने लोग जो नज़रियाती तौर पर आपकी तंजीम के साथ वापस आते वो बन जाते। और इट वॉज नॉट ओनली अबाउट ताहिर सईद, बट कि ये फैसला ही लिया गया था कि हम एक नई लीडरशिप को पार्टी में ग्रूम करेंगे। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और उसमें भी फिर मैंने कहा, मैं भी उनमें से एक, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग तो वापस आ रहे हैं ना, उनके लिए फिर दरवाजा कैसे खोला? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। कुछ लोग, हमने कहा कि अगर कुछ लोग हैं जो लगता है कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, जो मजबूरी की वजह से चले गए, अगर आप उनको लाएंगे, बट उसकी वजह से हम किसी ऐसे शख्स का गला ना काटें जिसने टफ टाइम में साथ दिया। नंबर 1। नंबर 2, तंजीम में आप उन लोगों को ग्रूम करें जो सियासी तौर पर मतलब जो हों। आप बिजनेस जो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनका एक अपना एक एंटरटेनमेंट भी होता है, उनका सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए भी होता है, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए भी होता है। जब आप उनको लाते हैं तो उससे पॉलिटिक्स का रियल पर्पस जो है वो सर्व नहीं होता है। तो आप क्लियर कट ये मानते हैं ब्यूरोक्रेट्स को जगह देने से या बिजनेस पर्सन जो है उनको जगह देने से पॉलिटिकल का जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल जाता है, और जो काम होता है वो ठीक तरह से नहीं होता है। अक्सर बेशतर मैंने कहा ना, पार्टी में ये फीलिंग थी जी कि बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स को जो पॉलिटिकल स्पेस ज़्यादा मिली, PDP को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि ये सब लोग थे, ये कोई आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पर पार्टी के साथ नहीं थे जी, बल्कि इनके अपने इंटरेस्ट्स थे। एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी आदत होती है 20 साल 30 साल अफसरी करना, तो वो अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहता है। टेक्नोक्रेट की अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी इंटरेस्ट्स होते हैं।
बिजनेसमैन के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और जो रियल पॉलिटिकल क्लास होता है, रियल पॉलिटिकल क्लास जो होता है वो इससे डिसएम्पावर हो जाता है, और मतलब उनको मौका नहीं मिलता, वो डिसएम्पावर हो जाता है। और हमने भी यही कहा कि मतलब पीडीपी में था ही कि मतलब कि हमने एक खिमियाजा हम भुगत चुके हैं कि ये सब लोग। अच्छा, अब बताइए थोड़ा मैंडेट के बारे में। मैंडेट क्या ये मैंडेट में सच में लड़ाई थी? अभी आप खुल के बता सकते हैं। देखिए मैंने आप देखिए मैंने आपकी बात नहीं, आपने कहा ना कि पॉलिटिकल क्लास है उनको इग्नोर किया जाता है और बिजनेस क्लास को अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको वही कहा कि एक क्लास जो है, पॉलिटिकल क्लास जो है, उसको एक बार फिर जो अगर आपको रियलाइज ये हुआ था कि पहले कि हमने ये गलतियां की, हमने एक पॉलिटिकल क्लास को पीछे किया, हमने बिजनेस क्लास को आगे लाया, तो उसके बाद उसके जो नताइज थे वो हमारे सामने थे। फिर ये फैसला हुआ कि अब हम पॉलिटिकल क्लास को हम आगे लाएंगे, नए अपने लड़के हैं, बहुत लड़के 10-15 थे, इनको जी हम ग्रूम करेंगे, 10-15-20 सीटों पर हमारा फोकस होगा। अगर हम वहाँ से 10 सीटें भी लेके आते हैं, लेकिन 10-20 सीटों पर हमारे नए लोग खड़े होंगे, तो हमें लगा कि वो जो फैसला था उस फैसले से अब दूर चले गए। अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा अजीब सा मुझे भी लग रहा था, इंटरेस्टिंग था कि यहाँ से बंदा ज्वाइन करता था तो उसको माला पहनाई जाती थी, एंड विद इन 1 मिनट उसके हाथ में मैंडेट स्लिप दी जाती थी, लीजिए जनाब ये आपके, एक तरफ माला और एक तरफ मैंडेट स्लिप, एक तरफ माला और एक तरफ मैंडेट स्लिप। तो वो लोग जिन्होंने मेरा एक और भी साथी हमारा एक है एसटी का, एक गुजर लड़का है अपना एसटी का, बड़ा गुजर लीडर, यंग गुजर एक्टिविस्ट है वो, बड़ा ज़बरदस्त एक्टिविस्ट है वो, तालिब, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की उसने भी। उसको बताया भी गया था कि आपका कोकरनाग से मैंडेट है। मुझे मालूम है, बेचारा पॉलिटिकल बंदा था, पैसा नहीं था बेचारे। तो कुल मिला के ये बात है कि ये मैंडेट की लड़ाई है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको मैंडेट नहीं मिलता। एट द एंड ऑफ द डे हाउ कैन यू सर्व द पीपल? अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होते, मैंडेट इज नॉट व्हाट इज मैंडेट, इट इज एक्चुअली कि अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे, हाउ कैन यू सर्व द पीपल? अगर मैं एमएलए हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वरना मेरे सियासत में आके मैं खाली हाथ बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ? आपको लग रहा है कि पीडीपी एक बार फिर से ब्लंडर कर रही है? देखिए मुझे बड़ा दुख भी है कि सब कुछ देख के भी महबूबा जी, मुझे नहीं पता वो उतनी खामोश क्यों हो, सब ये चीज़ें होने क्यों दे रही हैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आज मैंडेट के लिए पीडीपी में आए हैं, काम करने के लिए नहीं। जब कल वो हार जाएंगे या उनके कल इंटरेस्ट की बात होगी, दे विल नॉट स्टैंड विद हर। मुझे हालांकि इसका बड़ा दुख भी, क्योंकि मैंने कहा ना महबूबा जी के लिए, उनकी जो बेटी हैं इल्तिजा, वो बहनें, उनके लिए मुझे बड़ा ये है कि मतलब बहुत हमदर्दी है उसके साथ, उस पार्टी के साथ, उस घर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी, बहुत इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सियासी तौर पर जहाँ इख्तिलाफ हो, नहीं सियासी तौर पर जहाँ है, मैं सियासी तौर पर मैं वो मुखालफत करने का मैं हक हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पर कोई मामला नहीं है। हाँ, सियासी तौर पर है। तो मुझे अभी भी है कि महबूबा जी को एक बहुत बड़ा धोखा है। चलिए अब हम थोड़ा सा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर बढ़ते हैं, अपने एरिया की ओर बढ़ते हैं। अब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, क्यों थाम लिया? जिस पार्टी के खिलाफ आप कल तक नेशनल टेलीविज़न पर उनके खिलाफ बोलते थे, उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ आप बोलते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे उनके पॉलिसीज़ के, आज वो पॉलिसीज़ कैसे अच्छी होगी? आज आपको ऐसा क्या लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए? हालांकि बहुत सारी ऐसी जमातें थी जो अच्छा कर रही हैं अभी। देखिए जो जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात का तकाजा है कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, वन वॉइस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम माजी में मैंडेट को डिवाइड करने का खमियाजा भुगत चुके हैं। इस वक्त अगर आप देखें, हमारे रिसोर्सेज और आइडेंटिटी खतरे में है, किस तरह पे अंडर अटैक है, हमारी ज़मीनें खतरे में। आपने देखा कि कुछ 1 साल पहले जो है यहाँ पर वो एक लिस्ट बनाई गई कि सरकारी ज़मीन घास चराई वगैरह का, वो इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग जो हमें समझनी है। सिस्टम से हमें निकाला गया, सेक्रेटरीट से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे, वो चीज़ें बहुत बड़े चैलेंजेस अभी हमारे पास हैं। डिसएम्पावर करने की ना, यहाँ लोकल उसको डिसएम्पावर करने की जो लड़ाई है, तो ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू स्ट्रेंथन
वन पॉलिटिकल पार्टी। आपको लग रहा है कश्मीर को स्टेबिलिटी की जरूरत है? देखिए इस वक्त हमें एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। एक हिस्ट्री है इस जमात की, और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत इनकम्प्लीट है, ये मैं हमेशा कहता था, विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आज की तारीख में एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक लीडरशिप को मजबूत करने की ज़रूरत है जो इन चीज़ों का मुकाबला करेगी। अगर हमने आज अपने मैंडेट को, अपनी वॉइस को डिवाइड किया, हम एक स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर हम स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं दे पाए, जो चीज़ें पिछले 5 साल से हमारे खिलाफ हैं, उन सब चीज़ों को एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी। इसीलिए वक्त की जो नज़ाकत है उसको समझते हुए, हालात को समझते हुए, मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, और एक सियासी वर्कर की हैसियत से जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उस हिसाब से मेरी कोशिश है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना, और किसी भी तरीके से कोई भी हमारा मैंडेट डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे पिछले कई साल से कश्मीर में पार्टीज़ पे पार्टीज़ बनती जा रही है, लेकिन जम्मू में आपने देखी कोई पार्टी बनती हुई है? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। आपने जम्मू में कोई पार्टी, जम्मू में पार्टीज नहीं बन रही हैं। वहाँ पर ये किसी एक चीज़ के नाम पर एक स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो अगर कल को ये, अगर आप समझेंगे इसको सियासी तौर पर, कल एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू से आती है, वो 30-35 सीटें अगर खुदा न खास्ता लेके आई वहाँ से, यहाँ से आपके पास जो हैं आपकी सीट्स हैं, किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 7 सीटें, तो हम एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाएंगे। और इस वक्त जो हालात है, अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इस वक्त, अगर आप देखेंगे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं इस वक्त। आज के हालात में बहुत सारे लोग एक स्ट्रगल हमको करनी है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर 20-30 साल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी रही तो उन्होंने ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए, ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जिससे यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती, जिससे यहाँ पर लोगों को वो चीज़ें ऑलरेडी रहती कि इस वक्त ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। देखिए 1990 के बाद यहाँ एक सिचुएशन, एक मिलिटेंसी की सिचुएशन बनी। उस सिचुएशन के बाद हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका था। उस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैकड़ों वर्कर मारे गए, डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया गया, यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई गई, और उस गवर्नमेंट की कोशिश उस वक्त ये रही कि यहाँ पर हम दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक मतलब स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल्स बने, ब्रिजेस बने। आपको मालूम है बहुत से ब्रिजेस को जलाया गया था। कई जगहों पर वो है, एक एरिया को दूसरे एरिया में वो कश्ती का सहारा लेके चलना पड़ता था। इतनी ऐसी हालत हो गई थी। इट्स नॉट लाइक कि किया नहीं, अभी भी जितना भी है हमारा मतलब बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी तो किसी ने बनाया है, तो कोई ऊपर से बन के तो आया नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी कश्मीर इशू की बात नहीं, डेवलपमेंट को छोड़िए, नहीं मतलब कश्मीर इशू में आप कौन सी ऐसी चीज़ चाहते हैं? देखिए मैं कहूँगा यहाँ हालात ऐसे ख़राब हुए कि इतने साल से कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि इस अंधेरे से निकालना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको एक ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में पास करके दे दी। वो एक मोहर है, आप माने या ना माने, लेकिन एक चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक नुमाइंदा असेंबली ने ऑटोनॉमी पर अपनी मोहर लगाई है। दैट्स अ डॉक्यूमेंट राइट नाउ। अगर आपके हुर्रियत वाले इस्तिस्वाब रायमा या सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं, यूएन रेजोल्यूशंस की बात कर रहे थे, वो चाहे रिलेवेंट थे ग्राउंड पे या नहीं थे, लेकिन उनके पास एक वो कोई बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर वो बात करते थे कि रेजोल्यूशन से बाकी। इसी तरह से आपके पास एक बात है, आर्गुमेंट है कि आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस पे ठप्पा लगा, इसमें मोहर लगी हुई है। आज का जो आपका फैसला लिया गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं लिया गया है। वो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने नहीं लिया है, वो पार्लियामेंट ने लिया है। और पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश के किसी एमपी ने लिया है, उड़ीसा के किसी एमपी ने लिया है, उत्तर प्रदेश के किसी एमपी ने लिया है। हम उसमें शरीक नहीं थे, लेकिन जो हमने फैसला लिया हमारे नुमाइंदा जमात ने, वो ये फैसला है।
अब आप देखेंगे इसमें जो ये जो 370 था, 35 था, इसमें प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल इतनी ज़्यादा थी कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब बीजेपी का ये है कि दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे इन्होंने मतलब उसमें भी मतलब 370 को हटाने से पहले भी ये बात थी कि इसको जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी, तब आप इसको हटा सकते थे। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड रखा, इन्होंने कहा माई वे हाईवे, जो मर्जी हमें होगी हम वही करेंगे, लेकिन लीगली इसको इतना स्ट्रांग रखा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, कंसर्न लेना को प्रोटेक्ट करने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इतने प्रोटेक्शन दिए गए थे कि आप कर ही नहीं सकते थे कुछ। अब इन्होंने धौंस दबाव पे लीडरशिप को जेल में डाला, क्या नाम है इनका ना, ये फोर्सेस को तैनात किया, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? जब सबको जेल में डाला, आपने फैसला लिया, वो एक वन साइडेड फैसला था, वो ना हमने तब माना था ना हम अब मान रहे हैं। चलिए, अभी इंजीनियर रशीद की वेव जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जनरल इलेक्शंस में उन्होंने बहुत अच्छा किया, लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने लीड लिया। तो अभी आप इंजीनियर रशीद को कैसे देखते हैं? क्या वो वेव बरकरार रहती है या वो जो इमोशनल टच था कहीं ना कहीं उसमें फीकापन नज़र आ रहा है? कैसे देखते हैं? देखिए, जब इंजीनियर साहब को वोट मिले थे, वो एक इमोशनल वोट था, वो किसी नज़रिए के लिए या किसी काज के लिए दिया गया वोट नहीं था, वो एक इमोशनल वोट था। जब इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद ने आंसू बहाए कि हमें फीस नहीं थी, शाम को घर में खाना नहीं था, बिल्कुल, तो हालांकि ये हकीकत से बईद है कि हालांकि जो उन्होंने एफिडेविट दिया था वो उस वक़्त भी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे अमीर तरीन ये कैंडिडेट थे। तो खैर बहरहाल उन्होंने एक इमोशनल एक माहौल बनाया। तो आम कश्मीरी ने जब वोट दिया तो उसने एक इमोशनल उस टच को देख के कि एक आम एक कश्मीरी माँ ने शायद मेरे वोट से इंजीनियर रशीद साहब फांसी से बच जाए, बाकी चीज़ें वो चीज़ें हुई। तो लेकिन जब रिसेंटली इंजीनियर रशीद साहब यहाँ आए, उनको जेल से रिहा, वो इंटरिम बेल पे बाहर आए, मैंने पढ़ा है कि जब 90s में शबीर अहमद शाह साहब को जेल से रिहा किया गया था, तो शाह साहब ने लाल चौक में तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों को खिताब किया था उस वक्त। हालांकि सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ अखबार थे, तो इतना वो वेव शेव का किस्सा भी नहीं था। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया तो उनको यहाँ श्रीनगर पहुँचते 5 दिन लग गए, इतना उनका इस्तिकबाल जगह जगह हो गया। अब एक शख्स सिर्फ 3 महीने पहले 5 लाख वोट लेके आया है और 3 महीने के बाद जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वहाँ उसको 5000 लोग जमा हो जाते हैं। मतलब जो इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें 50,000 लोगों का जलसा होगा दिलना में, आपने खुद देखा ग्राउंड खाली था, एक कोने में लोग जमा थे। तो वो इंथुसियाज्म जो है वो मिसिंग है, नंबर 1। और कल भी जब ये कुपवारा यहाँ आए थे तो इसमें भी जो अक्सर बेशतर जो लोग थे वो बाहर से लाए गए थे। यहाँ का जो, अगर आप, मैंने कल खुद भी देखा, यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, लोकल कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। तो आप ये मान रहे हैं कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उसका असर कम होगा? अब ये कोशिश कर रहे हैं कि और वो इमोशंस बढ़ाने की, बाकी चीज़ों की। तो मैं आपकी वसातत से भी लोगों से, खासकर नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा जज्बात में मत बहिए। हमने जज्बात में आकर कई फैसले लिए, हमने खमियाजा भुगता। जब 90s में फैशन बन गया बंदूक उठाना जज्बात में, अब अगर किसी ने उस वक़्त अक्ल की बात की, किसी ने बंदूक के खिलाफ बात की, तो उसको गोलियों से बोन डाला गया। उस बंदूक के उठाने का हमको फाइनल क्या हासिल है? कब्रिस्तान हमारे, शहीद कब्रिस्तान हमारे, यतीम बच्चे हमारे, बेवाएँ हमारे, बेवाओं के गाँव हमारे पड़े हुए हैं, वही हमको हासिल हुआ। उससे ज़्यादा ना मिलिटराइजेशन हो गई यहाँ पर। What we achieved out of that is nothing, big zero। उसके बाद हमने जज्बात में आकर पत्थर उठाए, अपनी गाड़ियाँ तोड़ी, अपने घर तोड़े, अपने स्कूल जलाए। हमने क्या हासिल किया? खुदारा कोई ऐसा फैसला मत कीजिए जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े और फिर हमें ये कहना पड़े कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। और आज जो ये चीज़ें हो रही हैं इरफान साहब, बुनियादी तौर पर कश्मीर की, जो मैं बार बार कह रहा था कि यहाँ के मैंडेट को डिवाइड करना है।
बीजेपी की एक पॉलिसी ये रही कि जब 5 अगस्त हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी एक फेवरेट पार्टी यहाँ बनाएंगे। तो देयर फर्स्ट चॉइस वाज सईद अल्ताफ बुखारी साहब। मगर जब आप पीडीपी में थे, आप उस वक्त पीडीपी में थे, तो आपका अलायंस उनके साथ था, तब आपको नहीं लग रहा था कि देखिए मैं बीजेपी की और पीडीपी के अलायंस को ना डिफेंड करूंगा। मैंने आप मानते हैं, आप इतना मैं सुनना चाहूंगा क्या वो ब्लंडर थी पीडीपी? देखिए मैं उस अलायंस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना तो मान सकते हैं। देखिए मैं उस अलायंस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको आज के हालात में बताता हूँ। आज के हालात की आज हालात टोटली डिफरेंट हैं। आज जो मैंने आपको पहले बताया कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिशें क्या हो रही हैं। ये एक साजिश का हिस्सा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी यहाँ अपनी एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी रखना चाहती है। उन्होंने पहला दाव सईद अल्ताफ बुखारी पे खेला। ठीक। अल्ताफ साहब फेल हो गए क्योंकि ओपनली वो लोगों को पता चला भाई ये तो बी टीम है। जब अल्ताफ साहब फेल हुए तो उन्होंने दूसरा दाव सजाद गनी लोन साहब पे खेला। उस वक्त भी तरुण चुग और अल्ताफ साहब और सजाद साहब की जो मीटिंग एक्सपोज हो गई, तो और जो लोग उनके साथ दिए गए, तो इलेक्शन में नताइज सामने आ गए। सजाद साहब तो नारे दे रहा है, मोदी का जो यार है गद्दार है। अब उनको मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो मैं आपको आज की बात कह रहा हूँ। आज फिर जब इनको ये लगा, अब तीसरी चीज़ जो है, जब इनको लगा कि सजाद साहब भी फेल, अल्ताफ साहब भी फेल, अब इनको लगा कि इंजीनियर रशीद साहब के साथ सेंटिमेंट है। अब हम इस सेंटिमेंट को अपने लिए यूज़ करेंगे। व्हाट दे डिड, फर्स्ट स्टेप वाज कि इनके जो अपने फेवरेट लोग थे, जो अर्लियर एसोसिएटेड विद इधर सजाद साहब और अल्ताफ साहब, वो लोग या जो कुछ राजभवन के करीब लोग थे, वो लोग जिनको ये जितवाना चाहते हैं। और इंजीनियर रशीद साहब की कोई पार्टी नहीं है। AIP इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। इनके सब कैंडिडेट एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यानी अगर कल कोई जीत भी जाता है, उसको ये कहीं से भी उठा के भी कहीं भी ले सकते हैं, ये किसी के उसमें नहीं है। तो ये लोग जब आ गए, जो लोग सजाद साहब के साथ थे, जो लोग अल्ताफ साहब के साथ थे, जिनके खिलाफ ED और NIS के रेड्स हैं, उनको आज बोला गया अब आप इंजीनियर रशीद के साथ आप जुड़ जाइए। ये लोग तो इंजीनियर रशीद साहब को एन इलेक्शन के मौके पर छोड़ा गया। हालांकि अगर मैं कहता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को बहुत पहले छोड़ा जाना चाहिए था। रेगुलर बेल उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। इनको उस वक्त इंटरिम बेल नहीं मिली जब ये पार्लियामेंट में जाके कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते, तब इनको नहीं छोड़ा गया। एन इलेक्शन के मौके पर रशीद साहब को छोड़ा जाता है और रशीद साहब जेल से निकलकर बजाय ये कि रिकन्सिलेटरी अप्रोच इख्तियार करते, वो मफाहमत और मसालिहत का अप्रोच इख्तियार करते। आइए हम कश्मीरियों ने इतना भुगता है, मैडम को बोलते आपने 5 लाख लिया है, उमर साहब को बोलते आपकी जमात ने तो कह रहे मैं तो मोदी के नया कश्मीर के खिलाफ हूँ। 10 लाख। मैं आपको वही बताता हूँ ना। मैंने अगर अपने इंटरव्यू मैंने कहा कि अल्ताफ साहब और सजाद साहब ओपनली थे, उसका इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट उनको फेल हो गया। अब उन्होंने कहा कि जो ओपनली चीज़ें होती हैं वो फेल होती हैं। अब इन्होंने ये कहा कि अब हम अंदरूनी तौर पर एक नए पर्दे के पीछे लेकर अब हम काम चलाएंगे। और आज का काम जो चल रहा है ये पर्दे के पीछे चल रहा है। आप समझ लीजिए कि इंजीनियर रशीद साहब को जब छोड़ा जा रहा है, किस टाइमिंग, आप देख लीजिए किस टाइमिंग पे उनको छोड़ा जा रहा है। और वो आके ही वहाँ से क्या करते हैं, वो लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मतलब जेल से निकलते ही भाई आप रिकन्सिलेटरी अप्रोच इख्तियार करो। आप बोलो उमर साहब को, महबूब जी को, चलो ठीक है जी, हम सबको वोट मिले हैं, हम सबको मिला के 20 लाख वोट मिले हैं, आइए हम मिलकर काम करते हैं। हम मोदी के इस जो उसने वो जो बनाया है ना कश्मीर की जो बात करते हैं उसको एक्सपोज करते हैं कि रियलिटी क्या है। वो तो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी आइडियोलॉजी को मानते हैं तो मैं आपका वेलकम करता हूं। देखिए उस इंजीनियर रशीद साहब पहले वजाहत करें उनका आइडियोलॉजी क्या, वही मैं आपको कह। देखिए इंजीनियर रशीद साहब वहाँ आए, अपने अपोनेंट सजाद साहब, उमर साहब, महबूब जी, उनके खिलाफ गालियां देने, उनके खिलाफ बयाना देने के बगैर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। देखिए मैंने कहा ना, रशीद साहब जब तक ना अपना कोई पॉलिटिकल विजन लेकर सामने आए, देखिए अपोनेंट्स की मुखालफत तक तो ठीक है, ओके, वहाँ तक तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर अगर वो गलत हैं तो आपका विजन क्या है, आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं। आप भी MLA रहे, आप भी असेंबली में रहे, आप भी अपने 2 कंट्रीब्यूशन तो बताएं। आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने
एमएलए हॉस्टल में बीफ पार्टी की, जिसके नतीजे में उधमपुर में एहतजाज हुआ और एक वहाँ अनंतनाग के एक ट्रक ड्राइवर को मारा गया। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आपकी वजह से अफजल गुरु को फांसी मिली, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अब मैं उस वजाहत में नहीं जाऊंगा कि अफजल गुरु को इसकी वजह से कैसे फांसी मिली। इसने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना दिया। तो आप ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद को बैक करने वाली बीजेपी। देखिए, मुझे नहीं, आप डायरेक्टली नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली। नहीं, डायरेक्टली मैं कहता हूं जनाब, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग मेरी बात पे भरोसा करेंगे, क्योंकि जज्बात हैं शायद। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड रखना चाहता हूं कि अगर हमने कोई ऐसी गलती की, इसका आने वाले टाइम पर हमें बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कल ही इंजीनियर रशीद साहब ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि कि उनके अगर उनकी पार्टी को अच्छी सीट्स मिलती हैं तो वो बीजेपी के साथ अलायंस के लिए तैयार है। सही में ओपन, उनके हिज डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ बनती है बीजेपी की तो हिज डोर्स आर ओपन। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये कर दिया है। दूसरी बात, मुझे आप ये बताइए, मैंने आपको जो ये हालात बताए, जेल से निकलकर गालियां देने के बगैर उन्होंने क्या किया? अगर रशीद साहब का कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल विजन है, वो ये बताएं कि ये मेरा एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव विजन है, मुझे इस बुनियाद पे वोट दीजिए। उमर साहब, महबूबा जी, सजाद साहब को एक तरफ छोड़कर, उनको गालियां, उनकी मुखालफत को एक तरफ छोड़कर इंजीनियर साहब बताएं ये मेरा पॉलिटिकल विजन है, मेरे इस पॉलिटिकल विजन को वोट दीजिए। वो उनके पास है नहीं। और अब जो इन्होंने दूसरा एक बहाना बनाना शुरू कर दिया, जो मैं कल से देख रहा हूँ जी, केजरीवाल को जी जमानत मिल गई थी इस पे कैंपेन के लिए, तो इंजीनियर साहब को क्यों नहीं? इंजीनियर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वहीद परा को भी यूएपीए के तहत बंद कर दिया था, उसको भी बेल मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? देखिए, वहीद को जो बेल मिली है वो आज से पहले 2 साल मिली है, और वहीद को एक रेगुलर बेल मिली है। इंटरम बेल नहीं मिली है, और ना कोई सस्पिशियस कोई मामला, और ना मैं उसमें जाना चाहूँगा। वहीद, अब मैं पीडीपी में नहीं इसमें जाना, लेकिन वहीद को रेगुलर बेल मिली है 2 साल पहले। आप उसको, इस चीज़ को ना जुड़ें। रशीद साहब तो जोड़ रहे हैं ना? मैं आपको बताऊँ ना, रशीद, हाँ भाई, मुझे ये बताएं, एक इस केस में जो रशीद साहब का एफआईआर है, शायद आपको उस एफआईआर के बारे में शायद मालूम है, शायद कुछ है। रशीद साहब का जो एफआईआर है, उस एफआईआर का टाइटल है हाफिज सईद सलाहुद्दीन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो एफआईआर है वो हाफिज सईद सलाहुद्दीन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें तब हुर्रियत लीडर उसमें बंद है। उस केस में हुर्रियत के एक लीडर, वो बीमार थे, बहुत बीमार थे। वो एक हुर्रियत के एक बहुत बड़े लीडर के दामाद भी थे, वो बहुत बीमार थे। वो आखिरी कुछ लम्हात अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते थे। उनको तो बेल तो नहीं, और उनको तो नहीं छोड़ा गया। मोहम्मद अशरफ सहराई साहब बीमार थे, जेल में उनका इंतकाल हो गया, उनको नहीं छोड़ा गया। बाकी एक हुर्रियत का एक लीडर है, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसने कहा मुझे 4 दिन के लिए छोड़िए, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं ताज़ियत पे वहाँ रहूँगा, लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, वहाँ घर में कोई नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं छोड़ा गया। अब मुझे बताइए, इतने क्या लाडले हैं रशीद साहब कि उनको एन इलेक्शन के मौके पर छोड़ा जा रहा है। और केजरीवाल के खिलाफ जो केसेस हैं, केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। केजरीवाल साहब के खिलाफ तो मतलब ये केसेस तो नहीं है, ये तो इतने यूएपीए केसेस में तो मतलब जो इनके पाके साथ, उनमें से किसी को तो कोई रिहाई नहीं मिली, किसी को तो कोई रियायत नहीं मिली। ये मेंबर पार्लियामेंट है, शायद इसलिए दिया हो। नहीं, अगर मेंबर पार्लियामेंट है तो उसके लिए तो उनको ना पार्लियामेंट जाना है, उसके लिए तो इनको तो पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। रियायत तो वो होती है ना, वहाँ इनको नुमाइंदगी करनी है। ये तो सियासी कैंपेन है। और मुझे आप इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, वो लोग जो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में जिनको सजाद साहब के साथ रखा गया था टू डिफीट मिस्टर उमर अब्दुल्ला, वही लोग आज वही लोगों को, उन्हीं लोगों को सजाद लोन साहब के साथ निकाल कर इंजीनियर रशीद साहब के साथ रखा गया। जिनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्सेस के केसेस हैं, उनको बताया जा रहा है जाओ जी आप ये इंजीनियर रशीद साहब के साथ मिलो। मतलब आप समझ लीजिए बात कि आप जो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, ये बीजेपी ने भी बयान दिया, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला। मुझे एक
मूवी का डायलॉग याद आता है। मूवी में उसमें दो नेता होते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। वो मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी से कि आप एक काम करो, आप 5 साल मुझे गालियां दे दो, 5 साल, और 5 साल में आपको गालियां दे दूंगा, हिसाब बराबर। ठीक है। लोग जब जो आपके लोग हैं उससे आपके लोग खुश हो जाएंगे और उससे मेरे लोग भी खुश हो जाएंगे। फिर 5 साल आप इक़्तिदार में रहो, 5 साल मैं रहूँगा, हम बारी बारी। तो यही है, बीजेपी वालों को बोलते हैं आप मुझे गालियाँ दो तो उससे मेरा पर्पस होगा, मैं आपको दूंगा उससे आपका पर्पस होगा। तो ये जो मैच फिक्सिंग चल रही है, इसलिए मैं एक ही बात करूँगा, आपको लोग देखते हैं, मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा चीज़ों को समझिए। मैं नहीं करता हूँ किसी को ब्लेम कि तुम एजेंट हो, तुम आप ये हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत, वो ओपन, मतलब ये ओपन केस है कि मतलब लोगों को समझना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट माई पीपल स्पेशली यंगस्टर्स टू कनेक्ट द डॉट्स। आप देखिए बंदे को कब छोड़ा जा रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है, इसके साथ कौन लोग हैं, इसका कंडक्ट क्या है। अच्छा ताहिर साहब, बीच में एक बात मुझे याद आ रही है, जब आपने रिज़ाइन दिया था पीडीपी से, मुझे ये भी सुनने में मिला था कि एआईपी आपको अप्रोच करिए, ताहिर सईद को अप्रोच करिए कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, जो पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले लो। देखिए बहुत, क्या ये सच है? देखिए जब मैंने रिज़ाइन किया, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेरे दोस्त साथी हैं, उन्होंने मेरे से बात की। एआईपी में भी मेरे साथी मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक ज़ाती एक रिश्ता बहुत से लोगों के साथ है। लेकिन मैंने अब कहा कि बहुत कम लोगों को ये शायद मालूम होगा कि जब एआईपी बनी थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, जब रशीद साहब ने फैसला किया था, उसमें जो 3-4 लोग थे, रशीद साहब थे, एडवोकेट नज़ीर मलिक साहब थे बांडीपोरा, मौलाना शौकत नदवी थे, और मैं था उसमें शामिल। जब बुनियादी तौर पर हमने बहुत पहले 2012 की शायद बात है, जब 11 या 12 की, जब हमने ये फैसला किया था कि हम एक पॉलिटिकल, जब रशीद साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो फिर एआईपी के नाम रखने से लेकर उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक इनिशियली जो काम रहा, तो मेरा भी एक छोटा मोटा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। हम उस वक्त चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी बने। मैं जर्नलिस्ट था, ओपनली तो मैं था नहीं, लेकिन रशीद साहब के साथ अपना एक रिसेंटली अप्रोच किया किसी ने। देखिए मैंने आपको वही कहा ना, मैं अब उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हर पार्टी में मेरे दोस्त हैं, चाहते थे, मतलब मेल विशर है, खुदा ना खास्ता मुझे लगता है कि दुश्मन मेरे नहीं है, आई हैव नो एनिमीज़। तो क्योंकि मैंने किसी के साथ कोई बुरा किया नहीं है, और मेरा आई एम फ्रेंडली विद एवरीवन। मैंने कहा कि मेरा इवन के रशीद साहब के साथ मेरे ज़ाती सतह पर अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन सियासी तौर पर मैं ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि ये बात करना कि जिससे कौम को नुकसान हो। और इसीलिए मैंने आपको भी कहा कि मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा। अभी आपको कितने लोग मेरी बात मानेंगे, जज्बात हैं, अब कितने लोग मेरी बात को समझेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हमने नहीं समझा तो हमारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में बहुत कोशिश हो रही है कश्मीरियों के मैंडेट को तकसीम करने की, बहुत कोशिश हो रही है कि यहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना बने जो कश्मीरी लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे। बहुत चीज़ें, बहुत गेम्स चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे गेम्स इस वक्त चल रही हैं। खुदारा ये जो ये मज़मूम अज़ाइम है, इनको कामयाब ना होने दीजिए। अच्छा, अभी हम कुपवारा पे आते हैं, तो आपका कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से खुद आ रहे हैं, और साथ में मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपको कौन स्ट्रांग लग रहा है, किस तरीके का कंपटीशन अभी कुपवारा में हो रहा है। जिस तरीके से हम रैलीज़ देख रहे हैं, फैयाज साहब भी ठीक ठाक पोजीशन में दिख रहे हैं, नासिर साहब भी ठीक ठाक पोजीशन में है, कहाँ देख रहे हैं कहाँ तक कंपटीशन जाएगा? नहीं देखिए, कंपटीशन देखिए, कोई इलेक्शन तो न तो किसी इलेक्शन को ईजी लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। हर एक इलेक्शन के अपने अपने चैलेंज होते हैं। कोई भी मामला को जब 2 टीमें मैदान में आती हैं तो हर एक टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है, तो हर एक अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है और हर एक को अपनी वीकनेसेस का भी अंदाज़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर है मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई जो मैं कुछ दिनों से यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ, एक आम पब्लिक में भी ये तासुर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और एक आम लोगों का भी ये जो मैं कहा कि जो हम लोगों में जाते भी हैं कि हमें अपने मैंडेट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, और कुपवारा के लोग भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। दे आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, डेवलपमेंट का, डिग्निटी का,
इज़्ज़त का, एम्पावरमेंट का, उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। एंड जो मैं देखता हूँ कि अक्सर बेशतर जो मैं नौजवानों से भी मेरा इंटरेक्शन रहा, तो लोगों का ये है कि नहीं, कुपवारा में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है, नासिर साहब को कामयाब करना है। नासिर साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, वो पॉलिटिकली बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, तो उनकी ज़ात का भी एक असर है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका भी बहुत ज़्यादा असर है। जो मैंने कहा, मतलब मैं हैरान होता हूँ, मतलब दूर दूर गाँव में जहाँ मैंने सोचा भी नहीं होता है, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं और वाबस्ता हैं। और तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन में जो है कुपवारा हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक्स स्पोक्स पर्सन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ताहिर सईद साहब बात कर रहे थे। जिस तरीके से मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया, रिसेंटली ताहिर सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया और पीडीपी से किनारा कशी कर ली, और अब फाइनली आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कंपेनिंग कर रहे हैं। अब ये कबल वक्त होगा और साथ में देखना होगा कि किस तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, और साथ में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर से खासकर सीटों पे अपनी बढ़त को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, या असेंबली इंतखाबात में जो रिजल्ट्स है क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में आते हैं। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।